हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो मैं ये एक डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ IIT BHU के एमफॉर्म एडमिशन प्रोसेस के ऊपर। इसमें मैं एप्लीकेशन प्रोसेस को कवर करने वाला हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, देन एग्ज़ामिनेशन और उसके बाद एडमिशन में क्या क्या होता है। तो ये एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं कि IIT BHU ने सबसे पहले मार्च अप्रैल में अपना एप्लीकेशन पोर्टल ओपन किया था फॉर दियर एमफॉर्म एडमिशन, और उसके बाद जुलाई में फिर से अपना एप्लीकेशन पोर्टल ओपन किया है आफ्टर GPAT 2024 रिज़ल्ट। जैसा कि हम जानते हैं GPAT 2024 के रिज़ल्ट में कैंडिडेट को सिर्फ उनके स्कोर दिए गए हैं और साथ ही साथ रैंक दिया गया है। वहाँ पर किसी भी तरह से कुछ नहीं लिखा हुआ है कि ये GPAT क्वालिफाइड है या नॉट क्वालिफाइड। और जो एजेंसी थी जिसने ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जो भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जो अपने यहाँ पर एमफॉर्म का एडमिशन करते हैं, वो अपना कट ऑफ मार्क्स खुद सेट कर सकते हैं। इसके बेसिस पर इस साल जो IIT BHU है, उन्होंने 2024 के GPAT स्टूडेंट के लिए कट ऑफ मार्क्स जो सेट किया है वो जनरल कैटेगरी के लिए 171 175 है, जनरल EWS के लिए 150 है, OBC के लिए 125, SC/ST कैंडिडेट के लिए 175 है। तो ये है कट ऑफ प्रोसेस फॉर 2024 स्टूडेंट। जैसा कि हम जानते हैं 2023 के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने GPAT क्वालिफाई किया था, उन्हें परसेंटाइल स्कोर मिले हैं, नोट एक कुछ मार्क्स टाइप। उनके पास एक रैंक है एंड परसेंटाइल। तो वो कैसे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो मैं उनको बता दूं कि आपका स्कोर में जैसे किसी के 94 परसेंटाइल है तो वो 94 परसेंटाइल लिख दे, या 98 परसेंटाइल है तो वो 98 परसेंटाइल लिख दे। और अगर एप्लीकेशन पोर्टल में रैंक पूछा हुआ है तो रैंक अपलोड कर दें, और साथ ही साथ अपना स्कोर कार्ड भी अपलोड कर दें, क्योंकि आपके पास ऑफकोर्स स्कोर कार्ड होगा और आप क्वालिफाइड भी मेंशन अगर वहाँ पर लिखा हुआ है तो लिख दीजिए। तो 2023 बैच के लिए स्कोर कार्ड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उनकी प्रॉब्लम है परसेंटाइल या स्कोर में क्या लिखना था। तो परसेंटाइल आपको मिला तो परसेंटाइल लिख दीजिए। तो सेम 2022 के बैच के स्टूडेंट के लिए जिन्होंने 2022 में GPAT क्लियर किया था, उनके स्कोर की कार्ड की वैलिडिटी 3 ईयर होती है। दे आर एलिजिबल टू अप्लाई एमफॉर्म एप्लीकेशन इन IIT BHU। तो अगर उनको स्कोर मिला हुआ है तो वो अपना स्कोर मेंशन कर दें, साथ ही साथ रैंक मेंशन कर दें और अपना स्कोर कार्ड अपलोड कर दें। अब बात आती है 2024 के स्टूडेंट के स्कोर कार्ड के ऊपर। उनके पास किसी भी तरह का भी स्कोर कार्ड नहीं है। तो किसी ने कमेंट करके कहा था कि सर जो स्कोर कार्ड है वो ऑप्शनल में है, तो आप विदाउट स्कोर कार्ड अपलोड किए हुए भी सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन, क्योंकि स्कोर कार्ड ऑप्शनल में है। और अगर आप स्कोर कार्ड अपलोड करना चाहते हैं तो जैसा कि जो एजेंसी है जिसने ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, उन्होंने मेंशन किया है 14 जुलाई को जो कैंडिडेट हैं वो अपना स्कोर कार्ड इस साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप 14 जुलाई तक वेट कीजिए, जैसे ही आपका स्कोर कार्ड आ जाए आप अपलोड कर देना, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसेस की जो लास्ट डेट है IIT BHU के वो 15 जुलाई है। तो आपके पास कंप्लीट एक पूरा 2 दिन है अपना जो स्कोर कार्ड अपलोड करने के लिए। तो दिस इज़ नॉट ए बिग प्रॉब्लम। तो आप विदाउट स्कोर कार्ड भी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, और यू कैन कीप सम पेशेंस, डाउनलोड योर स्कोर कार्ड ऑन 14 जुलाई, देन अपलोड इट ऑन दी IIT BHU एप्लीकेशन पोर्टल। तो ये इस पार्ट में मैंने 2022, 2023 और 2024 के स्टूडेंट का बता दिया है कि वो अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्वेश्चंस कहाँ आते हैं कैंडिडेट के? एक कैंडिडेट का क्वेश्चन है कि उनका गेट क्वालिफाई था, और गेट क्वालिफाई होने की वजह से उन्होंने मार्च अप्रैल में जो एमफॉर्म का एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हुआ था वो फिलअप किया था। तो मैं आपको बता दूं, गेट के बेसिस पर MTech में एडमिशन होता है IIT BHU में, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में। और फार्मा की बात करूं तो फार्मा में अगर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट IIT BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए GPAT चलता है, नॉट गेट। गेट की वजह से आप एलिजिबल होते हैं MTech इन IIT BHU इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट।
गेट से आप एलिजिबल होते हो पीएचडी के लिए इन फार्मेसी एज वेल एज अदर डिपार्टमेंट इन आईआईटी बीएचयू एंड नाइपर। बट अगर आपको एमफार्म में एडमिशन लेना है तो आपका जीपैट क्वालिफाई होना चाहिए फॉर एमफार्म एडमिशन इन आईआईटी बीएचयू। गेट के बेसिस पर नहीं होता। तो ये अगर आपने जीपैट क्लियर कर लिया है तो प्लीज़ अपडेट कर लीजिए, ठीक है। गेट के बेसिस पर आईआईटी बीएचयू के फार्मा डिपार्टमेंट में एडमिशन नहीं होता है। अब दूसरी बात चलते हैं। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि वो अपना जो स्कोर है वो अपडेट करना चाहते हैं। 2023 में उनका रैंक इतना अच्छा नहीं था, लेकिन 2024 में उनका रैंक बहुत अच्छा है। सेम कुछ 2022 के स्टूडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि उनका रैंक उस समय इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब उनका रैंक बहुत अच्छा आया है और वो अपडेट करना चाहते हैं। तो आपको बता दूं, अपडेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने पिछली बार जो मार्च अप्रैल में एप्लीकेशन पोर्टल हुआ था, ओपन हुआ था, उसमें अगर आपने सबमिट कर दिया था तो आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। और मोस्टली स्टूडेंट कहेंगे कि उस ईमेल आईडी से तो ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। तो मैं आपको कहूँगा आप एक और ईमेल आईडी बना लीजिए अपनी, और उस ईमेल आईडी से अपनी रजिस्ट्रेशन कीजिए, ठीक है। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं अपना स्कोर कार्ड, अपना रैंक ऑन दी पोर्टल। बट क्या इससे इफ़ेक्ट होता है अपडेट करने से? क्योंकि प्राइमरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका जो जीपैट है वो क्वालिफाई होना चाहिए, चाहे वो 22 का हो, 23, 24। तो क्या इससे इफ़ेक्ट होता है इतना कि अगर आप अपना जो रैंक है वो अपडेट ना करें? तो यस, एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर रैंक का बहुत इफ़ेक्ट होता है। जैसे आईआईटी बीएचयू अपना एग्ज़ाम खुद कंडक्ट करती है, तो 100 मार्क्स का होता है। तो कई बार कैंडिडेट के मार्क्स एक जैसे होते हैं, जैसे किसी 2-3 कैंडिडेट के मार्क्स 75 ऐसे आ जाते हैं। तो उस केसेस में प्रायोरिटी किसको दें? उस केसेस में प्रायोरिटी दी जाती है उस कैंडिडेट को जिसका रैंक अच्छा था, ठीक है। अगर दोनों का रैंक फिर से मैच हो जाता है तो फिर आगे प्रायोरिटी दी जाती है कैंडिडेट की एज को, ठीक है। जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो इस केस के में आपको रैंक अपडेट करना ज़रूरी है। लेकिन कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि यार रैंक अपडेट करने के लिए मुझे न्यू रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करना होगा, कहीं मुझे फिर से फ़ीस तो नहीं सबमिट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन। तो वो देख लीजिए एप्लीकेशन फ़ीस फिर से प्रोसेस करनी पड़ती है या नहीं। लेकिन यस, आपको नया रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करना पड़ेगा। अब मैं एक लूप होल बताता हूँ कि आप कहाँ पे भी अपडेट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन है आईआईटी बीएचयू का 22 जुलाई 3 PM to 5 PM। उससे पहले मॉर्निंग में डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस चलती है। ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग आप वहाँ पे भी जो फैकल्टी चेक कर रही होती हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, उनके पास अपडेट कर सकते हैं अपना करंट और या फिर बेटर स्कोर कार्ड या रैंक, ओके। तो यहाँ पे ये एक लूप होल है। तो यस, मैं तो कहूँगा कि आपको अपना जो बेटर वाला रैंक वाला स्कोर कार्ड है वो अपडेट कर लेना चाहिए। ऑनलाइन ही एप्लीकेशन पोर्टल पे कर लो। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के टाइम अपडेट होना है वो सेकेंडरी प्रोसेस है। तो ये यहाँ पर हो जाता है आपके एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में कंप्लीट डिटेल्ड थिंग। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कट ऑफ मार्क्स जो बनाया गया है उसमें जनरल के बारे में बताया है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए बात, एससी एसटी के बारे में। इसमें अब हैंडीकैप स्टूडेंट, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट का कट ऑफ कहाँ पर है? तो पीडब्ल्यूडी का जो कट ऑफ रहता है वो सेम रहता है। वो जनरल, अगर पीडब्ल्यूडी पर्सन जनरल कैटेगरी में है तो उसका जो कट ऑफ है वो जनरल वाला रहेगा। अगर वो ओबीसी में है तो उसका कट ऑफ ओबीसी वाला, और ऐसे ही अगर वो जनरल ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी में है तो उसका कट ऑफ वही सेम रहता है, ठीक है। उनके लिए कोई डिफरेंट कट ऑफ नहीं होता। उनको बेनिफिट कहाँ होता है? जैसे कोई जनरल कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप है और वो आईआईटी बीएचयू में एग्ज़ाम देता है, चाहे उसका कोई भी नंबर आए,
और अगर जनरल की सीट कम्प्लीटली फिल हो चुकी हैं तो एक सीट एक्स्ट्रा हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए रखी जाती है, फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट के लिए रखी जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई जनरल में कट ऑफ नहीं कर पाया फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन और SC/ST वाला है कोई कट ऑफ में, तो ऑफकोर्स वही पेपर दे सकता है और उसका जितना भी रैंक आएगा उसके बेसिस पर उसका एडमिशन हो जाता है। अब यहाँ पे मान लीजिए 4 पर्सन ऐसे हैं जो फिजिकली डिसेबल हैं, तो और वो डिफरेंट कैटेगरी से हैं, जनरल, SC/ST, OBC या जनरल EWS। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? जिसका भी रैंक अच्छा होगा, जिसका भी रैंक सबसे बेस्ट होगा, तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी और उसी को एडमिशन मिलेगा। और आपको फिर से बता दूं, सिर्फ एक सीट है फिजिकल डिसेबल्ड स्टूडेंट के लिए, और वो सीट कब है? जैसे जनरल की सारी सीट फिल हो चुकी हैं तो वो फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन के लिए ऑटोमेटिकली एक सीट और आ जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि कुछ मेरे असम के व्यूअर्स पूछ रहे हैं, जो पहले तो मैं उनको थैंक यू कहता हूँ कि आप मेरा असम से ये चैनल देख रहे हैं। तो दे हैव ए क्वेश्चन दैट दे डोंट हैव लाइसेंस ऑफ फार्मासिस्ट because their final year result is not yet come, so they don't have their pharmacist license. Can they apply M.Pharm IIT BHU admission और application process को वो apply कर सकते हैं या नहीं? I can say that you can apply. There is no requirement of any license, any pharmacist license to get admission into IIT BHU. I know some state universities, they ask for the registered pharmacist or some license for their M.Pharm admission, but in institutes like IIT NIPER, they don't ask for this pharmacist license or pharmacist registration number. This works only some state university जिसके पास PCI का कंट्रोल है। ठीक है, IIT BHU NIPER जैसे संस्थाओं पर PCI का कोई कंट्रोल नहीं है और ये फेलोशिप भी अपनी देते हैं। ठीक है, सो देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ लाइसेंस फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू IIT BHU M.Pharm। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन डे की। सो एग्ज़ामिनेशन डे है आपका 22 जुलाई। सो सम स्टूडेंट्स आस्क दैट क्या अभी भी शॉर्ट लिस्टिंग होगी कैंडिडेट की? नो, अब किसी भी तरह की शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगी। जो कैंडिडेट GPAT क्वालिफाइड हैं दे आर एलिजिबल, और जो कैंडिडेट 2024 का कट ऑफ से ऊपर हैं दे आर एलिजिबल। अब किसी भी तरह की फर्दर शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगी। दे ऑल आर एलिजिबल, दे कैन कम टू IIT BHU फॉर द एग्जामिनेशन। Now they can book their ticket. So some students from south, they are asking that is there any center for giving the examination of IIT BHU in south? No, there is no center in south or any other part of India. You have to come to IIT BHU Varanasi for this examination. Okay, so सिर्फ वाराणसी BHU ही सेंटर है जहाँ पर आपको आकर ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। So what happened on the day of examination? So your examination will start at 3 p.m. So in morning there occur document verification process. What happens in document verification process? So I will go category wise. For general category, they will see their 10th certificate as a proof of date of birth. अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो भी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ बन सकता है, बट जनरली 10th का जो सर्टिफिकेट है उस पर भी आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वही आपका एज ए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कंसीडर किया जाता है। देन दे विल सी 12th सर्टिफिकेट, देन दे विल सी योर B.Pharm सर्टिफिकेट। इफ़ यू हैव ए डिग्री यू कैन ब्रिंग योर डिग्री। इफ़ यू हैव जस्ट योर 4th ईयर और 8th सेमेस्टर रिजल्ट, कम अप विद योर रिजल्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अभी हमारी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, हमारे पास फाइनल ईयर का रिज़ल्ट नहीं है, क्या हमें एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा? यस, आपको बिल्कुल एग्ज़ाम में बैठना दिया जाएगा
उससे पहले वो एक अपने पास फॉर्म भरवा लेते हैं कि अगर मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेता हूँ और मेरी एडमिशन हो जाती है तो विद इन 1 और 2 मंथ आई विल गिव माई रिजल्ट टू द इंस्टीट्यूट। ओके, अदरवाइज इंस्टीट्यूट हैज़ ऑल द राइट टू कैंसिल माई एडमिशन। ओके, तो ये है जनरल कैटेगरी के लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस की कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, क्योंकि उनको बस 10th 12th और बी फार्म के सर्टिफिकेट लगाने होते हैं। आपको अपना स्कोर कार्ड लेके आना पड़ेगा और एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिया होता है। आपको वो मेडिकल सर्टिफिकेट किसी गवर्नमेंट जगह पर, जैसे आपके वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे, वहाँ से आपको वो मेडिकल सर्टिफिकेट फिल करवाना है और लेके आना है मेडिकल प्रैक्टिशनर से, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो बहुत इजी है बनाना, जस्ट आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, वो ऐसे ही भर के दे देते हैं, ज़्यादा चेक वैक नहीं करते हैं। ओके, तो जस्ट एक तरह की ये फॉर्मेलिटी है। और इन केस अगर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बन पाता तो भी IIT BHU एक फॉर्म आपसे भरवा लेता है और उसमें ये लिख देता है कि अगर विद इन 1 और 2 मंथ अगर आप ये मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो आपकी ये जो रजिस्ट्रेशन है, एडमिशन है, वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये रहता है। तो एक लाइन और जो स्टूडेंट मैक्सिमम कंफ्यूज होते हैं ड्यूली अटेस्टेशन के ऊपर, वो ड्यूली लिखा होता है कि आपके सारे जो सर्टिफिकेट हैं उनकी आपको फ़ोटो कॉपी करवानी है और उन फोटो कॉपी को आपको ड्यूली अटेस्ट करवाना है। ड्यूली अटेस्ट में जो कैंडिडेट होता है वो किसी गैजेटेड पर्सन को ढूंढना शुरू कर देता है, और कहीं मैंने ऐसे कैंडिडेट देखे वो 500 या 1000 रुपये भी देके आते हैं किसी गैजेटेड ऑफिसर को अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करने के लिए, सील लगाने के लिए। ड्यूली अटेस्टेशन का मतलब होता है कि आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, ठीक है, आपको अपने सारे सर्टिफिकेट पर खुद साइन मारने हैं, ठीक है। तो ये होता है ड्यूली अटेस्टेशन, आपको किसी भी गैजेटेड ऑफिसर के पास नहीं जाना है। तो ये होगी जनरल कैंडिडेट के लिए अटेस्ट डॉक्यूमेंट प्रोसेस। और इसके बाद है जनरल कैंडिडेट के बाद हम आते हैं OBC के लिए। तो इनके लिए एक कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए, वो OBC का। और फिर बाकी जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस रहेगी वो सेम जनरल कैंडिडेट वाली रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं SC ST के लिए। उनके लिए भी एक SC ST का सर्टिफिकेट उनको दिखाना पड़ेगा। अगर वो नहीं दिखा पाते हैं तो उनको एज ए जनरल कैंडिडेट कंसीडर किया जाता है। सेम OBC के कैंडिडेट को भी जनरल कैंडिडेट में ही कंसीडर करके उनको जनरल कैंडिडेट में ही एग्ज़ाम देने दिया जाता है, अगर उनके पास किसी भी तरह का कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है। बट कई बार स्टूडेंट स्टेट का SC ST सर्टिफिकेट ले आते हैं, OBC सर्टिफिकेट ले आते हैं, तो कई बार कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन एक वो फॉर्म भरवा लेता है IIT BHU कि अगर ये जो सर्टिफिकेट है, अगर ये पर्सन नहीं दे पाया तो इसकी जो एडमिशन है वो कैंसिल की जा सकती है। जनरली स्टेट का सर्टिफिकेट भी चल जाता है, लेकिन IIT BHU सेंटर का ही SC ST कंसीडर करता है, क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो मैं जितने भी SC ST कैंडिडेट या OBC कैंडिडेट हैं उनको कहूँगा कि अपना सेंटर का जो सर्टिफिकेट है वो बनवा लें। ओके, बहुत सारे लोगों के पास स्टेट के होते हैं। तो ये हुआ कैटेगरी का। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जनरल EWS। तो जनरल EWS जो कई बार पर्सन होते हैं वो अपना EWS का सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट 1 या 2 साल पुराना लेके आते हैं, ठीक है, तो वो नहीं चलता है। आपको एक डेट दी जाती है, मेरे ख्याल से इस बार 28 फरवरी से नया बना होना चाहिए, 28 फरवरी से पीछे का नहीं होना चाहिए, ऐसे एक डेट दी जाती है। तो लास्ट 6 मंथ का फ्रेश बना होना चाहिए जनरल EWS के लिए। कई बार कैंडिडेट कहते हैं क्यों फ्रेश क्यों बना होना चाहिए, क्योंकि कभी भी इंसान की इनकम चेंज हो सकती है। हो सकता है कि पहले आपकी इनकम कम हो लेकिन अब आपकी फैमिली इनकम बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। आपने पुराने टाइम में बनाया हो जब आपकी इनकम कम थी, लेकिन अब शायद ज़्यादा हो सकती है। तो जनरल EWS का जो सर्टिफिकेट है वो फ्रेश देखा जाता है। ऐसे ही बहुत सारे, अगर मैं OBC की बात करूं तो उसमें भी शायद एटलीस्ट 5 ईयर का देखा जाता है, लास्ट 5 ईयर का बना हुआ। तो ये आप डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में देख सकते हैं। अगर मुझे लिंक मिला तो मैं उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा।
तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप कोई भी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो बट यू आर ट्रू, अगर आप सही हो तो आईआईटी आपको 1 से 2 मंथ का टाइम देता है सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के लिए। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया है, तो भी आईआईटी आपको टाइम देता है अपना रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने के लिए। 1 से 2 मंथ का टाइम होता है, ठीक है। तो ये है रिगार्डिंग कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। और उसके बाद होता है एग्ज़ाम 3 to 5 PM। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, आपको OMR पे शीट दी जाती है, उसमें फिल करना होता है। हर एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है। और जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आपका पैटर्न बता दूं, ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियो में बता देता हूं, ब्रीफली इस वीडियो में बताता हूं कि 10 मार्क्स के आसपास आपको हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स, 100 मार्क्स का पेपर, 2 आवर का टाइम और 10 मार्क्स आपको मिलेंगे जनरल एप्टीट्यूड से। बहुत ही जनरल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सिंपल। एज आइडेंटिफाई करना, रिलेशन आइडेंटिफाई करना, तो ऐसे बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद जो बाकी क्या 90 मार्क्स है उसमें आपके फार्मास्यूटिक्स, केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस सब्जेक्ट के। तो यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कोई बुक बता दीजिए या कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। तो ना कोई बुक है ना कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो भी आपने जीपैट के लिए पढ़ा है दैट इज़ सफिशेंट। उससे इजी पेपर ही मिलेगा आपको आईआईटी BHU का, ठीक है। तो ये हो गया एग्ज़ाम के बारे में। और दूसरी बात कि आप ज़्यादा फोकस रखिए केमिस्ट्री, कोलॉजी, कोग्नोसी और स्यूटिक्स के सिलेबस के ऊपर। जो बायोकेमिस्ट्री है, फार्मेसी प्रैक्टिस, इधर उधर के सब्जेक्ट हैं उस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पेपर रहता है। अगर आपको लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैंने आईआईटी BHU लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर करके एक टैब बना रखा है, उसमें आपको वो क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे लास्ट 3 ईयर्स के। तो ये हुआ रिगार्डिंग क्वेश्चन पैटर्न एग्जामिनेशन के ऊपर कि क्या क्या होता है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि कट ऑफ मार्क्स क्या रहती है आईआईटी BHU में M.Pharm के एग्ज़ाम की। तो कट ऑफ मार्क्स जैसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर कितना इजी बना है। 2022 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो हाईएस्ट मार्क्स 73 था। 2023 में जब एग्ज़ाम हुआ तो हाईएस्ट मार्क्स 83 था। लेकिन आपको बता दूं कि जनरल जो है वो 83 to 78 पे फिल हो जाता है। जनरल EWS भी इतने ही आसपास रहता है। OBC 78, 73 और SC ST 73 से 68, 64 तक भी चला जाता है, यहाँ तक चला जाता है SC ST का। तो आपको अगर स्यूटिक्स लेना है तो आपको टॉप 5 या टॉप 10 रैंक में आना पड़ेगा। अब आता है एग्ज़ाम हो चुका है, रिज़ल्ट कब निकलता है? रिज़ल्ट सेम डे निकलता है। तो विद इन 2 से 3 आवर के बीच OMR की चेकिंग हो जाती है थ्रू मशीन और आपका रिज़ल्ट बन जाता है। तो ये आईआईटी BHU क्या करता है, रिज़ल्ट जनरल कैटेगरी का एक लिस्ट देता है, OBC का एक लिस्ट, SC ST का एक लिस्ट। तो जनरल कैटेगरी में नियर अबाउट 20 सीट्स हैं। कई बार कैंडिडेट का 15 रैंक होता है जनरल कैटेगरी में और उसको लगता है कि उसका एडमिशन हो जाएगा क्योंकि उसका तो रैंक 15 है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब सीट फिलिंग होती है तो मान लीजिए पहला रैंक जनरल कैटेगरी का है, दूसरा SC ST का है, तीसरा OBC का है, तो चौथा फिर से जनरल का है। तो सबसे पहले जनरल की सीट फिल की जाती है, तो पहली सीट जनरल वाला फिल कर लेगा। दूसरा जो SC ST रैंक वाला है वो भी जनरल में फिल होता है। तीसरा जो OBC है वो भी पहले जनरल में फिल किया जाता है। तो पहले जनरल वाली फिल होती हैं और उसके बाद कैटेगरी वाली फिल होना शुरू होती है। तो कई बार स्टूडेंट मतलब ये सोचते हैं कि यार जनरल में ज़्यादा सीट है, OBC में कम है, तो मैं जनरल कैटेगरी के थ्रू एग्ज़ाम दूंगा। ऐसे मत करना। सबसे पहले जनरल फिल होती है। जनरल का मीन अनरिजर्व्ड, इसका मतलब होता है अनरिजर्व्ड सीट। इसमें सभी के सभी लोग एडमिशन लेते हैं, मतलब सबसे पहले यही फिल की जाती है और कोई भी कैटेगरी का पर्सन इसको फिल करता है। उसके बाद कैटेगरी की फिल की जाती है। मान लीजिए SC ST खाली रहेगी, ठीक है, तो कोई भी जनरल या जनरल EWS या OBC वाला पर्सन SC ST की सीट नहीं फिल कर सकता और सेम SC ST OBC की सीट फिल नहीं कर सकता।
लेकिन ये सभी जनरल के सीट फिल कर सकते हैं। तो ये हुआ सीट का प्रोसेस। तो रिज़ल्ट सेम डे आ जाता है और काउंसलिंग होती है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही हो जाती है और टोटली 12 बजे तक काउंसलिंग फिनिश हो जाती है। कई बार स्टूडेंट को इसमें अर्जेंट घर जाना होता है या कहीं उसका कोई और एग्ज़ाम होता है, तो वो एग्ज़ाम देकर ही निकल जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट का अगर सिलेक्शन हो गया तो क्या उसकी सीट कैंसिल की जाती है या नहीं, उसकी सीट कैंसिल नहीं की जाती, उसको फ़ोन किया जाता है और फ़ोन पे पूछा जाता है आपको ये सीट मिल रही है, क्या आप लेना चाहते हैं। तो अगर स्टूडेंट एग्री करता है तो उसको वो सीट मिल जाती है। तो बट अगर आपको काउंसलिंग प्रोसेस अटेंड करनी है तो नेक्स्ट डे ऑफ एग्ज़ाम काउंसलिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाती है 12 PM तक, मॉर्निंग में ही ख़त्म हो जाती है। तो आप एडमिशन कंफर्म हो सकता है उसी दिन कि आपको मिला है या नहीं। तो काउंसलिंग प्रोसेस भी हो चुकी है। अब कितने दिन बाद आपको एडमिशन लेटर मिलेगा। तो काउंसलिंग के होने के बाद एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है और उसके बाद डीन से अप्रूवल लिया जाता है। तो विद इन 2-3 डेज़ ये प्रोसेस हो जाती है, आपको ईमेल चली जाती है और आपको फ़ीस सबमिट करने को कहा जाता है। फ़ीस बहुत ही कम है। IIT BHU में नियर अबाउट 1 लाख से नीचे ही 80-90,000 के आसपास आपकी M.Pharm कंप्लीट हो जाती है। प्लस आपको 12,400 रुपीज़ स्कॉलरशिप मिलती है। इंडिया में कि चाहे किसी और फार्मा इंस्टीट्यूट में ना मिले, लेकिन IIT BHU में स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, तो 12,400 रुपीज़ स्कॉलरशिप मिलती है और आप अपनी एडमिशन होने के बाद अपना जो स्टडी प्रोसेस है उसके बाद कंटिन्यू होता आता है। तो 30 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी M.Pharm की, इसलिए ये कंप्लीट प्रोसेस जल्दी हो रहा है। अब इसके बाद आई थिंक मुझे नहीं लगता शायद आपको कोई क्वेश्चन रह गया है। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो गाइस, जहाँ तक लगता है मैंने पूरा कंप्लीट किया है ये एडमिशन प्रोसेस जो आपको बताना है, डिटेल्ड मैंने बताया है। बहुत गर्मी में बैठ के आप देख सकते हैं कितना पसीना आ रहा है। तो ओके, एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड फॉर योर IIT BHU M.Pharm examinations, and thank you for watching this video.